अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिसिंग फैक्ट्स। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक टाइटैनिक है। आज हम मुकम्मल तौर पर टाइटैनिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थीं जो इसकी तबाही का सबब बन गई। इसके अलावा इंटरनेट से जो डेटा हमें मिला है वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी गलतियाँ थीं जो कि 40 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई। इसके अलावा द वाइट स्टार लाइन को भी इसकी गलतियां नज़र नहीं आईं। इसके अलावा ये गलतियां टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को, जो कि हारलैंड और वोल्फ थीं, इनको भी नज़र नहीं आईं। प्यारे दोस्तों, टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन को 1907 में शुरू किया गया और तकरीबन 3 साल का वर्क और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद इस जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ तो पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का मरहला अभी बाकी था। टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वालों का भरोसा टाइटैनिक के ऊपर उस वक्त बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला इम्तिहान बगैर किसी मुश्किल के पार कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग ये थी, अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी न डूबने वाला टाइटैनिक। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 थी, जो कि आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ गया जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ करना था। दोपहर को 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया। इसके साथ ही टाइटैनिक की गलतियाँ सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी, यानी कि उन्हें किसी भी सूरत में 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत ज़्यादा तेज़ रखी थी। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुँचना था। और चूँकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वह न्यूयॉर्क टाइम पर ना पहुँचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। प्यारे दोस्तों, दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या जहाज़ हो, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक हिस्सा होता है, और वो हिस्सा टाइटैनिक के सफ़र के शुरुआत में ही इग्नोर कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन के एयरपोर्ट को इतना पीछे छोड़ चुका कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप करने के अलावा पिछले 72 घंटों में टाइटैनिक चलता ही चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी, जब तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़, जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे पहले रवाना हुआ था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को वायरलेस के ज़रिए समंदर की सतह पर तैरने वाली बर्फ़ की चट्टानों के बारे में आगाह किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 5 या 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग्स इनसे मिस हो गई थी। उनके लिए शायद ये मामूली बात थी, लेकिन चूँकि टाइटैनिक अपने तर्ज का सबसे महंगा जहाज़ था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे, इसी वजह से टाइटैनिक का ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ़ था, और अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का सारा सीन बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन अब चूँकि जहाज़ की स्पीड भी सबसे ज़्यादा थी और बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग्स भी इनसे मिस हो चुकी थीं, अब टाइटैनिक बिना किसी खौफ और डर के इन आइसबर्ग्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग्स की इत्तला दूर से देखने पर कैप्टन को देने के लिए तैयार थे, लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास दूरबीन मौजूद नहीं थी। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो लाजमी तौर पर थे, लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास कोई आला मौजूद नहीं था, और इसके अलावा धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग की खबर इस वक्त जब पहरेदारों ने अपनी खुली आंखों से आइसबर्ग को देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब आइसबर्ग बहुत करीब आ चुका था। हम जानते हैं कि अटलांटिक ओशियंस में शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है कि जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं, और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी हुक्म दिया।
बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अब फासला इतना ज़्यादा कम रह चुका था कि अब कुछ भी करना फजूल साबित होना था, क्योंकि अब आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था। लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी, और ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही टूट जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थीं वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पार्ट्स को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूँकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया था और वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। प्यारे दोस्तों, चूँकि टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था, इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद काफ़ी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स भी पानी से भर जाएं, फिर भी ये नहीं डूब सकेगा। लेकिन ये बदकिस्मती थी इस जहाज़ की, या फिर वहाँ पर मौजूद लोगों की, क्योंकि पानी अब तीसरे फ्लोर्स को क्रॉस करके चौथे फ्लोर पर पहुँच चुका था और अब मामला हाथ से निकल चुका था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबता चला जा रहा था। अब सबसे महंगे तरीन जहाज़ की फ़िक्र के बगैर वहाँ पर मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। जब तक कोई उनकी मदद के लिए आता, तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। चूँकि जहाज़ के अंदर 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थीं। अब पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थीं सिर्फ 20। अब हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर आदमी उन चांद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई। अब चूँकि अफरा तफरी का आलम था, जो 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं उनको पूरा ही नहीं भरा गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी कि जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। अगर इन लाइफ बोट्स को अफरा तफरी के आलम में पैसेंजर्स से पूरा फिल किया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होनी थी। लेकिन अब जहाज़ तेज़ी से समंदर की तरफ डूबता चला जा रहा था और 2:18 पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट्स बुझ चुकी थीं और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। और यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लग गए, और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। और उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब ये हुआ कि अगर पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए जहाज़ से पानी में छलांग लगाते तो फिर भी बचने का कोई चारा नहीं था। और ये कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ के हमले से जान पहचान थी वो बिना किसी टिकट के जहाज़ में सवार हुए थे, और ज़िंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो कि सारा वक्त लोगों की जान बचाने में मसरूफ़ रहा, लेकिन जब टाइटैनिक डूबने वाला था तो उसने भी समंदर में छलांग लगाई थी। अब आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताते हैं जो कि लोगों से बयानशुदा हैं। लोग J.B. मॉर्गन को टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी वजह तस्वुर करते हैं। इसके अलावा टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक अमेरिकन राइटर मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नावल लिखी थी जिसका टाइटल था द रैक ऑफ द टाइटन। इस नावल को रीड करने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी ने टाइटैनिक के डूबने का प्लान 14 साल पहले ही बना लिया था। इस नावल में भी टाइटैनिक की तरह एक समुद्री जहाज़ होता है जिसका नाम टाइटन होता है, जो कि समंदर के अंदर डूब जाता है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब आपको नावल में मौजूद टाइटन और टाइटैनिक का मुआवजा करके दिखाता हूँ। टाइटन की हाइट 800 फीट थी, जबकि टाइटैनिक की 882 फीट। टाइटन की स्पीड थी 25 नॉट्स, जबकि टाइटैनिक की स्पीड थी 22.5 नॉट्स। टाइटन में 2500 पैसेंजर्स का जिक्र किया गया, जबकि टाइटैनिक में 2200 प्लस। हालांकि दोनों की कैपेसिटी 3000 पैसेंजर्स के करीब सेम ही थी। टाइटन एक ब्रिटिश शिप था, जबकि टाइटैनिक भी एक ब्रिटिश शिप था। दोनों शिप्स का एक्सीडेंट हुआ और दोनों शिप्स का स्टारबोर्ड हिस्सा आइसबर्ग से टकराता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दोनों शिप्स एक ही जगह पर डूबते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।